फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो एमसीआरई का एग्ज़ाम दिए थे, एमसीआरई का रिज़ल्ट तो आ गया। इसके बाद काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो काउंसलिंग से पहले क्या करना होगा ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा चॉइस फिलिंग पहले रखना होगा, क्या नहीं करना होगा। काउंसलिंग से पहले बहुत कुछ चीज़ फैक्टर मायने रखता है, इसीलिए लोग जब इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग करेंगे तब लेकिन बहुत ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर कुछ गलत इंस्टीट्यूट चॉइस कर देते हैं जिसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जब आप लोग इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करिएगा। चलिए देखते हैं, जैसा कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। जेएमएलटी का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है, एसआईसी का पोस्ट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारा सीट भी है, तो आप लोग के रैंक के हिसाब से चॉइस करिएगा। आप लोग जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है एज़ पर क्वालिफ़िकेशन बहुत सारा इंस्टीट्यूट का सीट अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, मतलब एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में वो कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी में दिखा रहा है मतलब मैं इस पोस्ट में एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं है। इधर एज कैलकुलेशन नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत सारा कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखा रहा है। जब आप लोग काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे तब ये ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट एएसआईसी में एलिजिबल नहीं है, एज का इशू है या एक्सपीरियंस सही नहीं है, ये सब ध्यान रखना है। जब आप लोग काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे, एक्चुअल में आपका जो सही एलिजिबिलिटी है उस इंस्टीट्यूट को सबसे पहले रखना है। उसके साथ ये देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पोस्ट है, उसको फास्ट प्रेफरेंस में रखना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है सब इंस्टीट्यूट को चॉइस करना है। ऐसा नहीं कि एक दो इंस्टीट्यूट को चॉइस करके छोड़ दिया, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीड्योर जो है वो 2 राउंड में होगा। मान लीजिए कि किसी का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, कॉन्फर्म नहीं बोल सकते लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगा। इसीलिए ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करना है। और एक बात, बहुत सारा कैंडिडेट का ईएसआईसी में एलिजिबिलिटी दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या एज का इशू है, 25 से क्रॉस हो गया, कैटेगरी भी नहीं है, तब मेरे हिसाब से उन लोग उस ईएसआईसी पोस्ट को चॉइस मत करिए, क्योंकि चॉइस करते हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन भी हो गया उस इंस्टीट्यूट में, लेकिन जब आप लोग डीवी के लिए जाएंगे उधर एक दिन के लिए भी एडजस्ट नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग एलिजिबल नहीं हैं उस इंस्टीट्यूट को चॉइस मत करिए, क्योंकि अगर चॉइस करते हैं तो अगर सिलेक्शन होता भी तो उधर तो आपका डीवी में अलाउ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए जितना सारा इंस्टीट्यूट में एक्चुअल आप एलिजिबल हैं, फास्ट काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक पॉसिबिलिटी रहेगा कि सेकंड काउंसलिंग में हो भी जाए। लेकिन मान लीजिए पहली एसआईसी का ही इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन कर दिया लेकिन आपको उधर एज इशू है, 25 से क्रॉस हो गए, आपके पास ओबीसी भी नहीं है, तो आप जाएंगे डीवी में तो डीवी में कैंसिल कर देगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नहीं करते वो वाला ये सही थी, फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जितना सारा इंस्टीट्यूट आप चॉइस करके रखे थे, अगर उसमें से कुछ कैंडिडेट कम होता है, सीट वैकेंट होता है, तो उस सीट में आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। कॉन्फर्म तो नहीं बोल सकते लेकिन रैंक के हिसाब से एक पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन आप पहले फर्स्ट चॉइस में रख दिए एसआईसी में ठीक ठाक एलिजिबल नहीं है, किसी का 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, किसी के पास एज का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ जो फैक्टर है ये ध्यान रखना है। क्योंकि फाइनल जब जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद उधर तो डीवी में कैंसिल कर दिया, अब सेकेंड जो राउंड काउंसलिंग होगा उसमें लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी आपको एक सिलेक्शन दे दिया था, डीवी में आपका प्रॉब्लम हुआ इसीलिए उधर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जब चॉइस फिलिंग करेंगे उधर देखना है एक्चुअल में कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है विथ एज,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ देखना है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट में ज़्यादा वैकेंट सीट है ये भी देखना है, कौन से इंस्टीट्यूट में ज़्यादा वैकेंट सीट है और आपके नज़दीक कौन सा इंस्टीट्यूट हो रहा है, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करिए, पेपर इसमें पहले रखिए। बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए 10+2 ओनली जो DMLT वाला पोस्ट है, पहले जो लेवल 5 का है लैब टेक्नीशियन, वो वाला पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए क्योंकि वो हायर लेवल है। उसके बाद जो लैब अटेंडेंट पोस्ट है उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन 10+2 विद DMLT। डिसरेबल में BMLT मांगा है, BMLT नहीं भी रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उसके बाद BMLT रखना है। फिर एक पोस्ट है लैब असिस्टेंट का, एक पोस्ट है, उसमें एज लिमिट बहुत दिया है 35 तक। उसमें एक लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, उसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है। ये वाला पोस्ट आप लोगों में जिनका DMLT है इस पोस्ट को भी चॉइस कर सकते हैं। इसका एज लिमिट भी 35 तक है, एज का इशू ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन रहेगा तो कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस पोस्ट में आप एलिजिबल एक्चुअल में नहीं है उसको चॉइस में मत रखिए। देख लीजिए इतना सारा पोस्ट है। कुछ लोगों का ऐसा भी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन हुआ है लेकिन 100 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन DV के टाइम वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट DV करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो भी वो भी ध्यान रख के सही तरीके से इंस्टीट्यूट को चॉइस करना है, ठीक है। बहुत लोग क्वेरी कर रहा है कि हम लोगों का एलिजिबिलिटी लिस्ट में इतना सारा पोस्ट क्यों दिखा रहा है। वो जो पोस्ट दिखा रहा है आप लोगों को, आप लोग जब फॉर्म फिलिंग के टाइम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चॉइस किए थे, उधर बहुत सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लिस्ट था, उधर टिक करना पड़ रहा था। हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर इंस्टीट्यूट के लिए था। जैसे कि ESIC के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा था JMLT पोस्ट के लिए, उधर क्वालिफिकेशन क्या था 10+2, उसके साथ DMLT, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। और JMLT एम्स दिल्ली जो है और भी जो सेंट्रल आर्म फोर्स का जो हॉस्पिटल है उसमें भी 100 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा था। इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन को टिक कर दिए क्योंकि सभी क्वालिफिकेशन उनके पास है। लेकिन किसी का ऐसा भी है कि एज का इशू है, वो नहीं ध्यान दिया लेकिन टिक कर दिया, इसीलिए सभी जितना सारा पोस्ट है एलिजिबिलिटी दिखा रहा है। एक्चुअल में एम्स का भी कुछ प्रॉब्लम है, जब फॉर्म फिलिंग हो रहा है उसी टाइम एज कैलकुलेट करके देना चाहिए था। जो एक्चुअल में एलिजिबल हो रहा है उसी का एलिजिबल पोस्ट में नाम दिखा है, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन फाइनली DV में लेकिन कहीं से भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग जब चॉइस फिलिंग करेंगे बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा। फिर भी आप लोगों को जो सही लगे फर्स्ट पेपर में रखना है उसको आपके हिसाब से रखिए। आज का वीडियो इतना ही तक था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।